ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख शोध का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिसके अंतर्गत शोध का अर्थ, प्रकृति, प्रकार, उद्देश्य और अवस्थाओं की चर्चा की जाएगी। शोध, जिसे अंग्रेजी में रिसर्च भी कहते हैं। रिसर्च, री मतलब पुनः या आवृत्ति, सर्च मतलब खोज। पुनः खोज या आवृत्त्यात्मक खोज या प्रदत्तों के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए आवृत्त्यात्मक और गहन खोज। इस प्रकार से रिसर्च का अभिप्राय हुआ कि हम किसी नए ज्ञान की खोज करते हैं, पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं और प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिसर्च की मूलभूत उत्पत्ति होती है जिज्ञासा से। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि ऐसा क्यों, तो वहीं से शोध प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्याप्त जगत गति, कि वे मूर्ख सबसे अच्छे हैं जिन्हें संसार में जो कुछ हो रहा है उसका कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ पे व्यंजना शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, खैर वो हिंदी की बात है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब तक मानव मन के अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो शोध नहीं होगा। जिज्ञासा मानव मन में अनिवार्य है। जब जिज्ञासा होगी तभी हम नए ज्ञान की खोज करेंगे, तभी हम पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करेंगे। पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करने का अभिप्राय है कि जो सत्य आज से 50 साल पहले सत्य की श्रेणी में थे, क्या आज वो 50 साल बाद भी सत्य की श्रेणी में ही आते हैं या उनका स्वरूप परिवर्तित हुआ है। हम इस परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करेंगे। इस तरीके से शोध के जो अर्थ लिए जाते हैं वो 3 चरणों में हम इसको समझ सकते हैं। पहला चरण नए ज्ञान की खोज करना, दूसरा पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करना, तीसरा प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करना। इसके बाद शोध की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। एलवी रेडमैन ने रोमांस ऑफ रिसर्च में लिखा है कि शोध नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। ड्रेवर ने लिखा है कि शोध का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए व्यवस्थित खोज से है। पीवी यंग के अनुसार शोध एक व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है तथा पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है और उनके अनुक्रमों, परस्पर संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं एवं प्राकृतिक नियमों जो उन्हें प्रचालित करते हैं का अध्ययन किया जाता है। कर्लिंगल के अनुसार वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों के ज्ञान हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक तथा आलोचनात्मक खोज है। अब देखिए, एक सामान्य सी परिभाषा के बाद में परिभाषाएं कितनी विशिष्ट होती गई हैं। रेडमैन ने सिर्फ ये कहा था कि शोध के द्वारा हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक एफर्ट से। ड्रेवर ने कहा था कि हम किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए एक व्यवस्थित खोज करते हैं। ये दोनों परिभाषाएं लगभग एक श्रेणी की हैं। तीसरी श्रेणी पीवी यंग की आती है, वो जो इसमें कुछ बातें ऐड करते हैं कि यह एक व्यवस्थित विधि है जिससे नए तथ्यों की खोज की जाती है तथा पुराने तथ्यों की पुष्टि भी की जाती है। अब इन्होंने एलवी रेडमैन ने जो नवीन ज्ञान प्राप्त करने की बात की थी और ड्रेवर ने जो पुष्टिकरण की बात की थी, उन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया और साथ साथ कुछ बातें और जोड़ी। वो बातें क्या जोड़ी? उनके अनुक्रम, परस्पर संबंध, कारणात्मक व्याख्याओं और प्राकृतिक नियम जो कि उन्हें प्रचालित करते हैं
या संचालित करते हैं का अध्ययन किया जाता है। अब कर्लिंगर ने इस परिभाषा में और विभिन्न प्रकार की पदावली का प्रयोग किया, जैसे कि परिकल्पना, अनुभाविक, आलोचनात्मक। अब परिकल्पना को तो आप तब अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब आप परिकल्पना या हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। परिकल्पना को अभी इतना समझ लीजिए, परिकल्पना क्या है? शोध समस्या के लिए एक प्रस्तावित समाधान है। तो वो बता रहे हैं कि वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों के ज्ञान हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक, आलोचनात्मक खोज है। यानी कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, परिकल्पना परीक्षण की बात कर रहे हैं। शोध की विभिन्न परिभाषाओं के बाद में अब शोध की सामान्य प्रकृति समझ में आती है कि शोध की प्रकृति क्या है। तो शोध उद्देश्यपूर्ण है, उसके उद्देश्य निश्चित होते हैं, एक सुव्यवस्थित होता है और एक तरीके की बौद्धिक प्रक्रिया है। यानी कि हमारा जो शोध है एक उद्देश्यपूर्ण, सुव्यवस्थित और बौद्धिक प्रक्रिया है। शोध के माध्यम से नए ज्ञान की खोज होती है, पुराने सत्यों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया जाता है। जिस तरीके से शोध का एक कार्य नए ज्ञान की खोज करना है, उसी तरह शोध पुराने सत्यों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण भी करता है। शोध एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। शोध चिंतन की सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है। शोध में नवीन ज्ञान के प्राप्त हेतु हम आंकड़ों का आधार लेते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। हम इन आंकड़ों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जब हम आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो हमारी संपूर्ण प्रक्रिया कैसे हो जाएगी? वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। यानी कि शोध में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। यानी कि शोध से प्राप्त निष्कर्ष सबके लिए एक समान होते हैं। शोध को वैज्ञानिक बनाने के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। शोध में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रायः मात्रात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, ताकि शोध की वैज्ञानिकता बनी रहे, वस्तुनिष्ठता बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे और वैधता बनी रहे। हम जो भी आंकड़े कलेक्ट करते हैं या हम जो भी आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, जो उसके लिए जितने भी हम उपकरणों का निर्माण करते हैं, चाहे वो प्रश्नावली हो या अनुसूची हो, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में या फिर जो भी हम द्वितीयक आंकड़े जहाँ से संग्रहित करते हैं, हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह स्रोत विश्वसनीय एवं वैध तो है, ताकि उसके द्वारा जो हम निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं वो भी विश्वसनीय और वैध हो। शोध पूर्वाग्रह रहित, शोध पक्षपात रहित, शोध किसी भी प्रकार के संवेगों से रहित अध्ययन है। शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और वैध होता है। इसी कारण से, क्योंकि शोध पक्षपात रहित है, शोध पूर्वाग्रह रहित है, शोध के किसी भी तरह के विश्लेषण में या शोध के किसी भी तरीके के एनालिसिस में हम किसी भी प्रकार का कोई संवेगात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो ये शोध की एक सामान्य प्रकृति है। अब शोध की सामान्य प्रकृति के बाद में शोध के क्या उद्देश्य हैं? शोध के उद्देश्य टर्नी और रोब ने निश्चित किए कि शोध के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं कि भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति को ज्ञात करना, चुनी गई घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना और चुनी गई घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना और चुनी गई घटनाओं तथा चरों में कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। यानी कि भूत में
किसी भी घटना की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका एक सामान्य अध्ययन कर लेना कि दोनों में क्या अंतर है। तत्पश्चात जिन घटनाओं को हमने चुना है अध्ययन के लिए, उनकी भूतकाल में प्रकृति गठन की क्या प्रक्रिया रही है, कि उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी गठन या संरचना कैसी है, उनकी प्रक्रिया क्या है, उनकी अन्य विशेषताएं क्या हैं, उनका अध्ययन करना, और वो पुरानी घटनाओं से किस प्रकार से भिन्न है। तत्पश्चात हम शोध में इस प्रकृति को भी देखते हैं कि घटनाओं के विकास का इतिहास क्या रहा है, यानी कि हम किस तरीके से किसी भी फिनोमिना का या किसी भी समस्या का इवोल्यूशन हुआ है, हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का की भी एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो विभिन्न चर हैं, उन चरों में कार्य कारण संबंध क्या पाया जा रहा है, एक चर दूसरे चर से किस प्रकार से और कितना संबंधित है। ये हमारे शोध के उद्देश्य हैं। अब इस शोध के उद्देश्य के बाद में शोध के कुछ प्रकार हैं जिन्हें के विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहला है अनुप्रयोग का आधार, उद्देश्य का आधार और प्रच्छा विधि तंत्र। अनुप्रयोग के आधार पर शोध को दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध। उद्देश्य के आधार पर शोध को कुछ भागों में बांटा जाता है, जैसे वर्णनात्मक शोध, अन्वेषण परक शोध, सहसंबंधात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, भविष्य सूचक शोध, क्रियात्मक शोध। प्रच्छा विधि तंत्र के आधार पर शोध को तीन भागों में बांटा जाता है, मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध, और एक इन दोनों का मिश्रित स्वरूप। इसकी चर्चा भविष्य में इस यूनिट से संबंधित अध्यापक आपसे अवश्य करेंगे कि शोध के क्या प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक परिचय दिया जा रहा है ताकि हम अपने यूनिट का अध्ययन शुरू कर सकें। शोध के प्रकार के बाद में शोध के कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से अवस्थाएं हैं। तो डेविड जे फॉक्स ने संपूर्ण शोध को तीन प्रमुख भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है शोध की योजना, दूसरे भाग का नाम है शोध योजना का क्रियान्वयन, और तीसरे भाग का नाम है प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग। पहले भाग के अंतर्गत 13 पद हैं, दूसरे भाग के अंतर्गत 3 पद हैं, तीसरे भाग के अंतर्गत 1 पद है। कुल मिलाकर के शोध के 17 पद डेविड जे फॉक्स ने बताए हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण शोध प्रक्रिया को समझा जा सकता है। भाग 1 शोध की योजना के अंतर्गत पहला पद है प्रारंभिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र, कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, अर्थात जिज्ञासा। दूसरा पद है साहित्य का प्रारंभिक सर्वेक्षण, जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उसको शांत करने के लिए हमने किस किस साहित्य का अध्ययन किया है। तीसरा पद है विशिष्ट शोध समस्या का निश्चय, जब पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में एक रिक्तता होती है तो वहीं से शोध समस्या का जन्म होता है। हम अपनी शोध समस्या एक विशिष्ट शोध समस्या का निश्चय करते हैं। तो तीसरा पद है शोध समस्या का निश्चय। चौथा पद है शोध कार्य की सफलता का पूर्वानुमान। पांचवा पद है संबंधित साहित्य का पुनः गहन सर्वेक्षण। जब आपकी शोध समस्या का निश्चय हो गया, आपके शोध कार्य की सफलता का आपको पूर्वानुमान हो गया, तो आपने संबंधित साहित्य का पुनः गहन सर्वेक्षण किया। उसके बाद में आपने उपयुक्त शोध प्रक्रिया का चयन किया, शोध समस्या के लिए प्रस्तावित कुछ समाधान प्रस्तावित किए, अर्थात शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया 7वें पद में। 8वें पद में शोध के लिए आपने आंकड़ों के संग्रहण हेतु विधियों का निश्चय किया कि आपको प्राथमिक आंकड़े अगर एकत्रित करने हैं तो आप किन किन विधियों द्वारा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करेंगे। तत्पश्चात आपने आंकड़ों के संग्रहण हेतु उपकरणों का चुनाव और निर्माण किया 9वें पद में। 10वें पद में आंकड़ों के विश्लेषण की आपने योजना तैयार की। 11वें पद में आंकड़ों के एकत्रित करने की आपने योजना तैयार की।
12वें पद में जनसंख्या और न्यायादर्श को निश्चित किया कि आपको जो सर्वेक्षण करना है उसकी जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है वो कितनी है और आपको कितना सैंपल लेना है उसमें से। उसके बाद में एक छोटे समूह पर आपने पूर्व अध्ययन करके कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले आपने एक छोटे से समुदाय पे अपना अध्ययन किया जिससे आपको ये पता लग जाए कि इस अध्ययन को करने में या पूर्ण करने में हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद भाग 2 शोध योजना का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और अपने शोध प्रतिवेदन तैयार करते हैं। ये 3 प्रमुख कार्य करते हैं शोध योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत: आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, शोध प्रतिवेदन तैयार करना। इसके बाद भाग 3 प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग। इसके अंतर्गत हम जो हमारे निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देते हैं। इस प्रकार से हमारे शोध के पद, चरण या अवस्थाएं जो डेविड जे फॉक्स ने बताई हैं वो पूर्ण होती हैं। ये शोध का एक संक्षिप्त परिचय था। इसके बाद हम क्रमशः आप लोगों के सम्मुख शोध के संबंधित विषय पाठ्यक्रम के अनुसार लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।